प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बहुत समय पहले प्रयागराज के पास बसे एक छोटे से गांव शिकारपुर में एक ईमानदार लेकिन बहुत गरीब किसान रहता था, जिसका नाम रघुवीर था और जिसे लोग प्यार से रघु बुलाते थे। उसकी पत्नी पूनम, जो एक बहुत ही समझदार और मेहनती औरत थी, और उनकी 6 साल की मासूम बेटी थी चंदा। तीनों एक किराए की पुरानी झोपड़ी में रहते थे, जिसमें बारिश के मौसम में छत टपकती थी। रघु गांव के एक जमींदार से किराए पर ली गई छोटी सी जमीन में खेती करता था और उसी से उनका गुजारा बसर होता था। अजी देखिए तो, इस बार हमारे खेत कितने हरे भरे हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे धरती माँ ने अपनी झोली से सोना बरसा दिया हो। हाँ पूनम, इस बार हमारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। इस फसल से जो पैसे आएंगे उनसे हम मुखिया जी का कर्ज चुका देंगे और घर का किराया भी। और चंदा के लिए मैं शहर से नए कपड़े लाऊंगा और उसे स्कूल भी भेजूंगा। बाबा, क्या मैं भी स्कूल जाऊंगी अपनी सहेलियों की तरह? हाँ मेरी बच्ची, तुम पढ़ोगी, लिखोगी और बहुत बड़ी बनोगी। गांव का कच्चा रास्ता। रघु अपने कंधे पर हल और बाकी औजार रखकर खेतों की तरफ जा रहा है। तभी रास्ते में उसे मक्खन चाचा और कांता भाभी मिलते हैं। अरे रघु, आज तो तुम्हारी फसल देखकर मन खुश हो गया। इतनी अच्छी पैदावार तो कभी नहीं देखी। हाँ रघुवीर, इस बार तो भगवान ने सच में तुम लोगों पर अपनी कृपा बरसाई है। तेरी मेहनत रंग लाई है। चाचा, ये सब भगवान का आशीर्वाद है और आपकी दुआएं। मैं तो बस मेहनत करता हूँ, बाकी सब तो ऊपर वाला ही देखता है। हाँ सही कहा रघु। अच्छा, हम चलते हैं, देर हो रही है। रघु अपने खेत में पहुंचता है। सामने अपनी लहलहाती हुई फसल देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। सुनहरी धूप में फसल के दाने सोने की तरह चमक रहे थे। ये नजारा देखकर रघु की आंखों में खुशी के साथ ही गहरा सुकून उतर आया। रघु सुबह से खेत में मेहनत कर रहा था। आसमान साफ था, सूरज की हल्की धूप पड़ रही थी। लेकिन अचानक मौसम करवट लेता है। काले बादल घर आते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते आसमान में बिजली कड़कने लगती है। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। रघु घबराकर पास के पेड़ की तरफ भागा। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। कई घंटों तक झमाझम पानी बरसता है। बरसात इतनी तेज होती है कि रघु के खेतों में पानी भर जाता है। उसकी मेहनत से उगाई फसल पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। जब बारिश थोड़ी हल्की होती है तो रघु दौड़कर खेत की तरफ जाता है। खेत की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। जहां हरी भरी फसल लहराती थी, वहां अब सिर्फ पानी ही पानी है। मेहनत का फल उसकी आंखों के सामने नष्ट हो गया। है भगवान, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ये कैसी परीक्षा है? मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा सपना, सब कुछ बर्बाद हो गया। इधर घर पर भी हाल बेहाल है। तेज बारिश से उसकी झोपड़ी की छत टपकने लगती है। घर के अंदर हर जगह पानी टपक रहा है। माँ, देखो पानी गिर रहा है। मेरा बिस्तर भीग गया और देखो नीचे भी पानी भर रहा है। चंदा, तुम खटिया पर चढ़ जाओ, मैं पानी गिरने की जगह पर बाल्टी रख देती हूँ। पूनम ने उन जगहों पर जहां से पानी टपक रहा था वहां बाल्टी और दूसरे बर्तन लगा दिए। तभी रघु बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ और उदास चेहरा लिए घर में आता है। अरे रघु, तुम? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? पूनम, पूरी फसल बर्बाद हो गई। नुकसान इतना ज्यादा हुआ है कि अब ना मुखिया का कर्ज चुका पाएंगे, ना घर का किराया, और ना ही चंदा को स्कूल भेज पाएंगे। रघु की हालत देखकर पूनम का दिल बैठ गया और उसकी आंखें भर आईं। वो दोनों बगैर कुछ कहे बस एक दूसरे की तरफ देखते रहे, जैसे पूछ रही हों अब क्या होगा। तभी उनके पैरों के पास पानी भरने लगा। खुद को बचाने के लिए वो दोनों फौरन चारपाई पर जा बैठे। तभी बाहर से दरवाजे पर लगातार दस्तक होने लगी। अरे ओ रघु, दरवाजा खोल, मैं हूँ मकान मालिक।
रघु दरवाजा खोलता है। अरे रघु, तुम्हें पता है पिछले 2 महीने से तुमने किराया नहीं दिया है और अब तुम्हारी फसल भी बर्बाद हो गई। तुम किराया कैसे चुकाओगे? माफ कीजिए, इस बार फसल खराब हो गई है मालिक। थोड़ी मोहलत दे दो, मैं कहीं भी काम ढूंढकर आपका पैसा लौटा दूंगा। मोहलत? नहीं, अब और नहीं। मेरे पास बहुत लोग हैं जो इस घर को किराए पर लेना चाहते हैं। तुम लोग अभी के अभी मेरा घर खाली करो। हाँ मालिक जी, बस कुछ दिनों का समय दे दीजिए। आप ही बताइए, इतनी बारिश में इस बच्ची को लेकर हम कहाँ जाएं? नहीं, दया की भी कोई हद होती है। मैंने पहले ही बहुत दया दिखा दी। जाओ, अभी के अभी निकलो। रघु, अब कहाँ जाएंगे हम? कोई भी जगह नहीं बची। पूनम, अब जो होगा रास्ते में ही पता चलेगा, बस चलते जाओ। वो तीनों दौड़कर एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं। बारिश इतनी तेज है कि पत्तों के नीचे भी पानी टपक रहा है। रघु, यहाँ भी पूरी तरह बचाव नहीं हो पा रहा है। गुड़िया ठंड से कांप रही है। हाँ, पर अब इस मौसम में कहाँ जाएं? मेरी सहेली सीमा का घर यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है। चलो, वो हमें जरूर आसरा देगी। पता नहीं, अब रात का समय है, परेशानी हो जाएगी उन्हें। मैं जानती हूँ कि वो हमारी मजबूरी समझेगी। अब चलो। रघु, पूनम और चंदा भीगते हुए सीमा के घर पहुंचते हैं। पूनम दरवाजा खटखटाती है। सीमा दरवाजा खोलती है और उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। सीमा ने उन तीनों को सूखे कपड़े दिए और अपने हाथों से गरम गरम खाना खिलाया। दिन भर की थकान और बारिश की ठंडक के बाद भर पेट खाने के बाद उन्हें बहुत सुकून मिला। जल्द ही वो तीनों गहरी नींद में सो गए। रात भर बारिश होती रही, पर इस तूफान से बेखबर इस छोटी सी छत के नीचे रघु और उसके परिवार को एक नया आसरा और नई उम्मीद मिल गई थी। रात भर की बारिश के बाद अगली सुबह का सवेरा शांत और सुकून भरा था। रघु और पूनम जागकर धीमी आवाज में बातें कर रही थी। रघु, अब ऐसे कब तक चलेगा? हम पराए घर में कब तक रहेंगे? कब तक हम सीमा पर बोझ बने रहेंगे? हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हाँ पूनम, मैं भी यही सोच रहा था। मैं अभी जाता हूँ गांव में काम ढूंढने। रघु फौरन काम की तलाश में गांव की तरफ निकल पड़ता है। गांव का बाजार अभी अभी जाग रहा था। इक्का दुक्का दुकानें खुली थी और लोगों की भीड़ भी कम थी। अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर रघु ने हिम्मत जुटाई और एक दुकान की तरफ बढ़ चला। भाई साहब, कोई काम हो तो बताइए, मैं पूरी लगन से काम करूंगा। अरे भाई, काम तो सब बंद है बारिश की वजह से। तू आगे देख ले। रघु एक और कोशिश करने के लिए अगली दुकान की तरफ चल पड़ा। भैया, कोई काम है क्या? बर्तन धोना, सामान उठाना, जो बोलोगे मैं कर दूंगा। नहीं भाई, मेरे पास पहले से ही लड़के काम कर रहे हैं, अभी जरूरत नहीं है। तुम कहीं और देख लो। रघु मन में हिचकिचाहट और मजबूरी का बोझ लिए मुखिया की बड़ी हवेली की तरफ चल पड़ा। राम राम मुखिया जी, मैं काम की तलाश में हूँ। अगर कुछ दिन के लिए कोई काम मिल जाए या थोड़ा पैसा उधार मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बस बच्चों का पेट भरना है। अरे वाह, आज हमारे दरबार की रौनक बढ़ाने कौन आ गया? ये तो हमारे गांव का मशहूर गरीब किसान है। सुना है इस साल तुम्हारी फसल काफी जबरदस्त हुई थी। बढ़िया हुई थी मुखिया जी, बस पानी में तैर गई। मुखिया जी मजाक छोड़िए, घर में बीवी और बच्चा भूखे हैं। अगर आप कोई काम नहीं दे सकते तो थोड़ी मदद ही कर दीजिए। अरे भाई, परेशान मत हो। लो, ये रहे 10 रुपए। जाओ और अपनी बीवी को कुछ खिला देना। क्या है ना, बड़ी बड़ी बातें सिर्फ हवा में अच्छी लगती हैं, तुम जैसे लोगों के बस की नहीं। अरे रघु, तुम जैसे लोग तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना जानते हैं। मुखिया और उसके चमचे रघु पर जोर जोर से हंसने लगे। रघु को बेइज्जती का गहरा एहसास हुआ। उसने उन पैसों को छुआ तक नहीं और अपनी नम आंखों से बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। अजी, आप आ गए? क्या कोई काम मिला? मुखिया के घर गया था मदद मांगने। उसने 10 रुपए दिए जैसे भीख दे रहा हो। सारे चमचे हंसे।
मुझे ऐसे देखा जैसे मैं इंसान नहीं, बस एक बोझ हूँ। रघु, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुमने बहुत कोशिश की। पहले तुम ये भीगे कपड़े बदल लो, बाकी सब हम कल देखेंगे। उस रात रघु के गले से एक नवाला भी नहीं उतरा। उसने सिर्फ अपनी पत्नी के प्यार भरे लफ्जों का सहारा लिया और सोचा कल का सूरज शायद नया सवेरा लेके आए। अगले दिन बारिश रुक चुकी थी। रघु ने अपने दिल में एक नई उम्मीद लेकर काम की तलाश में एक बार फिर गांव की तरफ निकल पड़ा। रघु एक छोटी चाय की दुकान पर रुकता है, जहां दुकानदार चाय बना रहा है और गांव के कुछ लोग बैठकर गपशप कर रहे हैं। भाई साहब, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दो, मैं जो कहोगे वो कर लूंगा। रघु भाई, काम तो है, पर सच कहूं तो पैसे थोड़े कम मिलेंगे। पैसा चाहे जितना भी मिले मुझे मंजूर है, बस काम ईमानदारी का हो। ठीक है, मेरे दोस्त के गोदाम में कुछ सामान उतारना है, तुम अभी चलो। चाय वाले की बात मानकर रघु गोदाम की तरफ चल पड़ा। वहां एक बड़ा ट्रक खड़ा था और भारी भरकम बोरियां अंदर उतारी जा रही थीं। गोदाम का मालिक रघु को ऊपर से नीचे तक देखता है। तुम कौन हो? मेरा नाम रघु है, मुझे चाय वाले ने काम के लिए भेजा है। ठीक, ये ट्रक खाली कर दो, 2 घंटे का काम है, 200 रुपए मिलेंगे। ये बोरियां काफी भारी है साहब, ये एक आदमी का काम नहीं लगता। अरे तुम काम करोगे या लेक्चर दोगे? काम करो वरना चले जाओ। रघु भारी बोरियां अपने कंधे पर उठाता और पसीने से तरबतर होकर एक एक करके सारी बोरियां गोदाम के अंदर रखता जा रहा था। काम हो गया, अब पैसा दे दीजिए। पैसे? तुमने बोरियां तो उतारी, लेकिन 2 बोरियां फट गईं। इसका नुकसान तुम्हारे 200 रुपए में से काट लिया। तुम बस 50 रुपए लेकर जाओ। ये तो गलत है, मैं अपनी जान मार के काम कर रहा था। बोरियां पुरानी थी, मेरी क्या गलती है? गरीब आदमी का काम ही गलती होता है। ये लो पैसे और निकल जाओ। रघु के लिए ये पैसा सिर्फ रोटी नहीं, बल्कि उसकी इज्जत का सवाल था। लेकिन उस दिन उसे ये एहसास हुआ कि बाजार में गरीब के पसीने की कीमत सबसे सस्ती होती है। शाम को थका हुआ रघु अपनी मेहनत से कमाए हुए 50 रुपए लेकर घर लौटा। अजी, एक बात कहूँ, अगर इस तरह काम ढूंढते हुए पूरे गांव में घूमते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों ना हम अपना कुछ शुरू करें? अपना मतलब? कौन सा काम? मैं पोहा अच्छा बनाती हूँ, तुम सुबह इसे बाजार में या रास्ते में या मंडी के पास ले जाओ, वहां लोग उसे खाएंगे, हम दोनों मिलकर करेंगे। हाँ हाँ, मुझे याद है, सुबह सुबह कितनी भीड़ लगती थी उनके पास। पूनम, इसके लिए सामान लगेगा, चावल, सब्जी, तेल, मसाले और ठेला या बर्तन। पैसा कहाँ से आएगा? ये मेरी पायल है और ये कंगन, इन्हें बेचकर हम अपना ठेला और सारा सामान ले आएंगे। अरे, ये तो तुम्हारी माँ की निशानी है, तुमने कहा था इसे जीवन भर संभाल कर रखोगी। रघु सुनो, निशानी तब काम आती है जब जिंदगी चल रही हो। अभी तो हमारी जिंदगी ही रुक गई है। माँ होती तो यही कहती, बेटा सोना अगर काम आए तो उसे बेच देना, क्योंकि पेट की भूख और इंसान की इज्जत पहले आती है। लेकिन मुझे बुरा लगता है, तुम अपनी चीज। रघु, ये सिर्फ मेरी पायल नहीं, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। बस आप एक बार हाँ कह दीजिए। ठीक है, पर मैं वादा करता हूँ, एक दिन मैं तुम्हें इससे भी खूबसूरत कंगन खरीद कर दूंगा। अगली सुबह रघु सबसे पहले अपनी पत्नी के पायल और कंगन बेचने के लिए सुनार की दुकान पर जाता है। रघु बाजार से पोहा बनाने का सामान और उस पुरानी ठेले को लेकर घर आया। पूनम पूरी प्यार और लगन से पोहा बना रही है, जैसे वो सिर्फ खाना नहीं, अपने परिवार के लिए एक नई उम्मीद पका रही हो। दूसरी तरफ रघु भी चुपचाप उस पुरानी ठेले पर जमी हुई धूल और जंग को साफ कर रहा है। रघु रोज की तरह अपना ठेला लगाई ग्राहकों की राह देख रहा था। तभी एक महंगी लग्जरी कार जोर से झटके के साथ कीचड़ में फंस गई। कार से एक नौजवान आदमी बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी की हालत देखकर परेशान हो जाता है। ठीक उसी वक्त मुखिया के 2 चमचे वहां से गुजरती हुई उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, जरा मदद कर दो, मेरी गाड़ी पूरी तरह से कीचड़ में फंस गई है।
अरे साहब, ये गांव है, यहाँ गाड़ी चलाने का फैशन लेकर क्यों आए हो? ये कोई मॉल की पार्किंग या दिल्ली बंबई की चौड़ी रोड थोड़ी है। शहर के बाबू, गांव में यही होता है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। दोनों चमचे हंसते हुए चले जाते हैं। विक्रम और गुस्से में आ जाता है। रघु दूर से ये सब देख रहा होता है। वो फौरन मदद के लिए विक्रम के पास जाता है। अरे साहब, इन दोनों की बातों को दिल पर मत लीजिए। आप गाड़ी में बैठिए, मैं मदद करता हूँ। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार धक्का दिया। कीचड़ में धंसे हुए टायर जोर से बाहर निकला और सड़क पर आ गया। रघु की मदद को देखकर विक्रम ने फौरन अपनी गाड़ी किनारे रोक दी। अरे यार, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तभी तो इंसानियत जिंदा रहेगी। चलिए, मेरा ठेला यहीं पर है, आप वहां बैठकर पानी पी लीजिए। विक्रम पानी पी रहा था, तभी उसकी नजर पास ही रखे एक बर्तन पर पड़ी जिसमें से गर्म गर्म पोहे की खुशबू आ रही थी। वाह, ये खुशबू तो कमाल की है। ये क्या बेच रहे हो? साहब, ये पोहा है। मेरी पत्नी इसे बड़े प्यार और दिल से बनाती है। एक बार खाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। वाह, इतना स्वादिष्ट पोहा मैंने कभी नहीं खाया। तुम्हारे पोहे में तो अलग ही स्वाद है। क्या डालते हो इसमें? साहब, इसमें प्यार और मेहनत का तड़का है। जब विक्रम पैसे देने के लिए अपना वॉलेट ढूंढता है तो उसे याद आता है कि वो अपना वॉलेट गाड़ी में ही भूल आया है। अरे माफ करना, मैंने तो अपना वॉलेट गाड़ी में ही छोड़ दिया है। कोई बात नहीं साहब, जब आपके पास हो तब दे दीजिएगा। इस समय आपका पेट भरना ज्यादा जरूरी है। रघु, तुम बहुत दयालु इंसान हो। कभी भी मदद की जरूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना, मैं जरूर आऊंगा। विक्रम कार में बैठकर चला जाता है। रघु पूरे दिन अपने ठेले पर खड़ा रहा, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। धीरे धीरे सुबह की उम्मीद शाम की उदासी में बदल गई। तभी उसकी नजर एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी, जो भूख से इतना कमजोर हो चुका था कि अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। बगैर एक पल गवाए रघु अपने ठेले से भागा और उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। अरे बाबा, आप ठीक तो हैं? बेटे, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। रघु फौरन अपने ठेले से एक प्लेट पोहा निकालकर उसे खिलाता है। वाह बेटे, इतना स्वादिष्ट पोहा तो मैंने कभी नहीं खाया। बाबा, क्या आपका कोई नहीं है? नहीं बेटा, इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। ये लीजिए बाबा, इसे अभी खा लीजिए और कुछ रात के लिए रख लीजिएगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम जैसा नेक इंसान मैंने नहीं देखा। शाम को रघु अपने खाली ठेले के साथ घर लौटा। उसके चेहरे पर हार की उदासी नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। क्या हुआ रघु, आज भी कुछ नहीं बिका? हाँ पूनम, कुछ नहीं बिका, पर आज किसी भूखे का पेट भर दिया। वाह रघु, तुमने बहुत अच्छा काम किया। किसी भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। रघु का ठेला अब बाजार का एक छोटा सा चमत्कार बन चुका था। पहले जो लोग मुखिया के डर से पास नहीं आते थे, अब धीरे धीरे उसके ठेले की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। देखो पूनम, ये रहा आज का हिसाब। आज भी सारा पोहा बिक गया। ये आज की कमाई है। अब घर के खर्चे की फिक्र मत करना। पोहे ने हमारी जिंदगी बदल दी है। रघु, आज पहली बार लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। सचमुच भगवान ने हमारी सुन ली। अरे रघु भाई, जल्दी करो, एक प्लेट पोहा बनाओ। आज तो बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस भैया 2 मिनट रुक जाओ, गरम गरम पोहा तैयार हो रहा है। रघु भाई, तुम्हारे पोहे जैसा स्वाद तो कहीं और नहीं मिलता। कल मैंने घर वालों को भी चखाया, सब कह रहे थे वाह क्या कमाल बनाता है रघु। अरे भाई, ये आप लोगों का प्यार है, मैं तो बस अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। कुछ ही महीनों में रघु और पूनम ने अपना छोटा सा घर ले लिया। तुमने कर दिखाया रघु। हमारी मेहनत और तुम्हारे नेक दिल ने हमें ये घर दिया।
नहीं पूनम, ये सब तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे आइडिया की वजह से हुआ। अब हमारी बेटी आराम से स्कूल जा पाएगी। इधर मुखिया को रघु की कामयाबी से जलन होने लगी थी। ये रघुवीर एक मामूली सा किसान होकर इतना बड़ा कैसे बन गया? इसके ठेले पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मालिक, गांव वाले कहते हैं कि इसका पोहा इतना स्वादिष्ट होता है कि लोग दूसरे गांव से भी खाने आते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि उसने गांव में एक छोटा सा घर भी ले लिया है। बस सब बहुत हो गया। ये मुखिया का इलाका है और इस जंगल का शेर सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो मैं हूं। अब इस रघुवीर को उसकी असली औकात दिखाने का वक्त आ गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाओ, आज ही रात को उसका ठेला तोड़ दो। एक भी चीज नहीं बचनी चाहिए। उसे पता चलना चाहिए कि सपने देखना गरीब का काम नहीं होता, और उसका ठेला ऐसा तोड़ो कि वो सिर्फ पोहा ही नहीं, अपनी किस्मत भी दोबारा ना बना पाए। बाजार के बीच एक कोने में रघु का पोहे का ठेला चुपचाप खड़ा था, मानो दिन भर की थकान के बाद सो रहा हो। रात गहरी थी, हवा तेज चल रही थी और गांव के ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। तभी मुखिया के 2 चमचे अंधेरे का फायदा उठाकर दबे पांव ठेले के पास पहुंचे और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। दिन भर भीख मांगने वाले गरीब चाचा बाजार की एक कोने में अपनी पुरानी दरी पर लेटे थे। तभी ठेले के पास से कुछ खटपट की आवाज सुनकर उनकी नींद टूट गई। वो डरते हुए और हिचकिचाते हुए उठकर बैठ गए। कौन है? कौन है वहां? मुखिया के चमचे डर की मारे तेजी से भागे। अंधेरे में बूढ़ा भिखारी बस कुछ धुंधली परछाइयां देख पाया जो डर कर भाग रही थीं। अगले दिन सुबह जब रघु हमेशा की तरह अपना ठेला लगाने आया तो सामने बिखरा हुआ टूटा हुआ ठेला देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसकी सारी मेहनत, सारे सपने एक ही पल में चकनाचूर हो गए। भगवान, ये सब किसने किया? मेरी मेहनत से बनाया हुआ ठेला किसने तोड़ दिया? बाबा, क्या आपने देखा ये सब किसने किया? नहीं बेटा, अंधेरे की वजह से मैं उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। बस एक छोटी सी झलक मिली और वो भाग गए। जब पूनम को ये बात पता चलती है, वो भी भागते हुए बाजार आती है और टूटे हुए ठेले को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रघु अपनी रोजी रोटी के टूटने का गम लिए खड़ा था। तभी एक कार बाजार में आकर रुकती है। गाड़ी से निकलता है विक्रम। विक्रम कार से उतरा और सीधा रघु के पास आया। उसकी नजर पहले टूटे हुए ठेले पर पड़ी, फिर रघु के उदास चेहरे पर। अरे रघु, ये किसने किया? मैं समझ गया, कोई तुमसे जलता है। विक्रम भाई, छोड़ो, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। अरे पागल, ये तो बस शुरुआत है। अब अपने सपनों का पैमाना बढ़ाओ। कोई तुम्हारा ठेला तोड़कर तुम्हें नहीं रोक सकता। रघु थोड़ा हैरान होता है और पूनम तजस्सुस से विक्रम की तरफ देखती है। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। हम इसी गांव में एक बड़ा सा होटल बनाएंगे। नाम होगा रघु का पोहा हाउस। तुम रहोगे उसके मुखिया रसोइया और मैं उसमें पैसा लगाऊंगा। हम दोनों मिलकर इसे चलाएंगे। सच में हमारा अपना होटल होगा? हाँ, और मैं कहता हूं कि तुम्हारे हाथों का पोहा सिर्फ ये गांव नहीं बल्कि पूरा जिला खाएगा। देखना, ये पोहा सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं बल्कि इस गांव का भी नाम रोशन करेगा। रघु की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमक उठी। उसने विक्रम का हाथ कसकर थाम लिया। विक्रम भाई, आज आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। और इस तरह अपनी मेहनत, ईमानदारी और एक दोस्त की मदद से उस गरीब किसान ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि पूरे गांव के लिए खुशहाली और कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की। रघुवीर की कहानी एक गहरी सीख देती है। ये हमें बताती है कि जहां मेहनत और ईमानदारी होती है, वहां कोई भी तूफान या बुराई उसका रास्ता नहीं रोक सकती।